पर मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जिसमें हर शाम मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में सबसे पहली खबर है बिहार के मुंगेर में एक बार हिंसा फिर से जोर पकड़ रही है। क्यों और कैसे और आज क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर है मायावती का एक बड़ा ऐलान। उन्होंने आज अपने एक तरीके के गेम प्लान को उजागर किया और कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो समाजवादी पार्टी की ताकतों को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो बीजेपी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। इसमें मायावती का क्या पॉलिटिकल कार्ड है उसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर आ रही है फ्रांसीसी शहर नीस से, जहां पर आज एक और हमला हुआ जिसमें कि कुछ हमलावरों ने, लोग चर्च में वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे 2 लोगों का फिर से गला काट दिया गया। तो ऐसी इस्लामिक हिंसा की जो वारदातें हैं वो क्यों सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार के पहले चरण का मतदान कल खत्म हुआ था और मुंगेर, जिसकी सिटी की मैं बात कर रही हूँ, मुंगेर में भी कल वहाँ पर मतदान हुआ था। अब आपको बता दें कि जिस दिन विसर्जन था यानी कि सोमवार को ऐसी घटना सामने आई थी कि बहुत सारी भीड़ जब विसर्जन के लिए जा रही थी तो उसमें से भीड़ में से किसी ने फायरिंग किया, जिसके बाद करीब 11 से 12 लोग घायल हो गए थे। उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी और जिसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल बयानबाजी हुई, काफ़ी राजनीतिक कमेंट्स विपक्षी पार्टियों की तरफ से आए कि नीतीश कुमार ने किस तरह से ये ऐसी हिंसा की वारदातों को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने ये तक कह डाला कि जनरल डायर किस लिए लोग बन गए। तो इस तरीके के कमेंट सामने आए, लेकिन एक बार फिर से आज मुंगेर की हिंसा ने जोर पकड़ लिया। अब आज आपको बताती हूँ कि वहाँ क्या क्या हुआ। आज कल मुंगेर में जब मतदान खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस की तैनाती थी वो वहाँ पर खत्म हो गई और आज बताया जा रहा है कि 25 से 30 हज़ार लोग एक बार फिर से इकट्ठे हुए। उन्होंने वहाँ पर पथराव किया। सिर्फ पथराव ही नहीं, वसुदेवपुर पुलिस चौकी में आग लगाई गई, एसपी ऑफिस पर हमला किया गया, मुफस्सिल थाने में 6 गाड़ियों को फूंका गया और सराय मंडी एक इलाका है जहां पर आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये हिंसा की वारदात जब मतदान वहां पर खत्म हो गया है तो मुंगेर की हिंसा कितनी तूल क्यों पकड़ रही है। अब आपको बताते हैं जो वहां के सोर्सेज जो बात बता रहे हैं और उसके बाद आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं। सोर्सेज वहां पर ये कह रहे हैं कि मुंगेर की हिंसा को इसलिए तूल दिया जा रहा है क्योंकि जो वहां का मुस्लिम यादव समीकरण है वो उसको हवा देने की कोशिश कर रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी खबर ये है कि जो बाकी 2 फेज बचे हैं, जो बाकी 2 चरण चुनाव के बचे हैं, उनको कैसे प्रभावित किया जाए, लोगों को डराया जाए, लोगों को धमकाया जाए, लोगों को ये इंप्रेशन दिया जाए कि नीतीश कुमार इस समय बिल्कुल भी ऐसी हिंसा की वारदातें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण जो कि एक बहुत अहम कारण है और उस पर आप फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। मुंगेर की जो एसपी हैं लिपि सिंह, वो राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की बेटी हैं। वो ये माना जाता है कि नीतीश कुमार से बहुत करीब हैं और चुनाव जब होता है तो माना जाता है कि जितने भी प्रशासन के जो करीब हैं, जो रिश्तेदार हैं, ऐसे अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर कर दिया जाता है, कम से कम उन इलाकों में नहीं रखा जाता है। लेकिन लिपि सिंह को हटाया नहीं गया। लिपि सिंह के जो पति हैं वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनको भी बिल्कुल उस एरिया से दूर नहीं किया गया जहाँ पे उनकी प्रशासनिक ड्यूटी लगी हुई थी। तो आज जाकर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुंगेर के एसपी को और वहाँ के डीएम को भी हटाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी देर क्यों की, प्रशासन ने देरी की, पुलिस में इसकी कोताही नजर आ रही है कि ऐसी हिंसा की वारदातें, और पुलिस को ये पता क्यों नहीं चल पाया कि जब सोमवार को ऐसी घटना सामने आई थी तो पुलिस की, आप केयरलेसनेस बोलेंगे, कोताही बोलेंगे कि पुलिस की कोताही की वजह से ये इंसिडेंट को अंजाम दिया गया। तो प्रशासन सो रहा था, पुलिस की लापरवाही। दूसरा ये कि
प्रशासनिक तौर पे जो प्रक्रियाएं फॉलो होनी चाहिए चुनाव के टाइम में, जैसे लिपि सिंह को हटाने की बात की गई थी, वो नहीं किया गया, तो देरी हुई प्रक्रिया में। और जो 2 कारण मैंने बताया कि किस तरह से बाकी जो 2 चरण हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और मुस्लिम यादव समीकरण कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर हावी हो रहा है। तो एक बार जो पुराने बिहार की फिर से हमें याद दिलाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग इन सब घटनाओं के बावजूद, अब देखना ये होगा कि लोग क्या भारी मात्रा में वोट करने जाते हैं, नहीं जाते। कल का वोटर टर्नआउट आपने देखा, लगभग 53 से 54% के करीब था। अब आगे के 2 चरणों में देखना होगा कि किस तरह से लोग निकलकर बूथ तक जाते हैं और वोट करते हैं। लेकिन इस स्टोरी पर आपका क्या मानना है, जरूर लिखिएगा हमें। आइए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी खबर मायावती के एक बड़े पॉलिटिकल अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई है। आज बीएसपी चीफ मायावती ने इस बात को कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारी ताकतें अपनी झोंक देंगी कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी से भी हाथ मिलाएंगी। ये एक अपने आप में एक बड़ा अनाउंसमेंट है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अनाउंसमेंट नहीं है। कल खबरें ये आ रही थी कि बीएसपी के 6 एमएलएज ऐसे हैं जो कि पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। उनकी मीटिंग भी अखिलेश यादव से हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीएसपी को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो क्रैक्स बीएसपी के अंदर दिख रहे हैं, ये क्यों हुए? जब मायावती ने 7 सीटों का अनाउंसमेंट किया, क्योंकि 3 नवंबर को वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा के चुनाव भी घोषित हो गए हैं, और बीएसपी के खुद जो एमएलएज हैं उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। तो ये जो 6 या 7 बीएसपी के एमएलएज हैं, उनका ये कहना था कि उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कन्वेंशनली बीएसपी कभी भी बायपोल्स यानी कि उपचुनाव नहीं लड़ता है। तो इसलिए उनके कान थोड़े से खड़े हो गए, और उसके बाद उनको लगा कि कोई ना कोई एक ऐसा अंदरूनी गेम प्लान मायावती का चल रहा है जहां पर कोई ना कोई सांठगांठ उनकी बीजेपी से चल रही है। इन एमएलएज का ऐसा एलिगेशन है, और ये एलेज करते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मायावती ने राज्यसभा की सीट की लालच की वजह से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का निश्चय कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो एमएलएज हैं उनका गुस्सा जाहिर है, और एमएलएज के गुस्सा होने का मतलब है कि ग्रास रूट पे जो ज़मीनी तौर पर जो बीएसपी के लोग काम कर रहे हैं, जो उनका कोई दलित और जाटव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिख रहा है, जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिख रहा है। तो मायावती कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही हैं। लेकिन ये वही मायावती है जो 2019 में के चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया था, ये कहते हुए कि जो बीजेपी जैसे जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको हटाने के लिए हमने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है। आज वही बीएसपी की नेता मायावती ने एक बार बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। तो आप इसे मौका परस्ती नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट से हाथ मिलाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके अपने सर्वाइवल का मसला है। यानी कि कुल मिला के बीएसपी एक कमजोर फोर्स नजर आ रही है, और एक इतनी कमजोर फोर्स कि वो आज बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो इनके कार्डर्स में ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी डिस्कंटमेंट है, काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर कि बहन जी बीजेपी के साथ कैसे हाथ मिला रही हैं। लेकिन बीजेपी का अगर बीएसपी का सर्वाइवल हम देखें तो अब ऐसा लगता है कि मायावती के लिए असली दुश्मन उनका समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ एमएलसी ही नहीं बल्कि 2022 के चुनाव और आगे के जितने भी चुनाव होंगे उसमें बीएसपी का एक ही उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी को हराया जाए। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से एक जो तनातनी का रिश्ता है बीएसपी का वो पुराना है, 1993 में हुआ था। फिर गेस्ट हाउस कांड आपने देखा, बल्कि 1995 का जो केस था, आज उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में ये भी कहा कि ये केस विड्रॉ करने की बात कह रहे थे अखिलेश यादव। तो ये सारी बातें आज कुल मिलकर सामने आई हैं। लेकिन आज पूरा सवाल इस बात पर आकर खड़ा हो गया है कि मायावती का भविष्य क्या है।
बीएसपी का एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या भविष्य है? क्या इसी तरह से वो कम्युनल फोर्सेस से या मौका परस्ती की वजह से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से वो हाथ मिलाएंगी और वही उनका सर्वाइवल मंत्र है? तो ये वो मायावती हैं जो 2007 में एक भारी विक्ट्री के साथ और उन्होंने अपना दमखम लोगों को दिखाया था। लेकिन आज जो मायावती जिस शेप में और जिस रूप में नजर आ रही हैं और जिस रूप में बीएसपी एज अ पार्टी नजर आ रही है, वो एक कमजोर पार्टी है। लेकिन अब किस तरीके से वो अपना दलित, मुस्लिम और जाटव वोट बैंक बचा कर रखती हैं, उसमें वो देखना होगा कि मायावती इसके लिए क्या पॉलिटिकल कार्ड खेलती हैं। लेकिन आज इस अनाउंसमेंट के बाद बीएसपी की और मायावती की काफ़ी थू-थू हो रही है कि कैसे उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि सिर्फ राज्यसभा सीट की लालच की वजह से। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आइए तीसरी खबर की ओर चलते हैं। हमारी तीसरी खबर फ्रांसीसी शहर नीस से आ रही है, जहां पर आज एक हमलावर ने चाकू से 2 लोगों को चर्च के अंदर गला काटकर मार डाला और एक जो व्यक्ति था वो जब चर्च से बाहर गया तो वहां पर उसको हमला करके उसको भी मार डाला गया। नीस, आपको बता दें, ये वही शहर है जहां पर 2016 में, अगर आपको याद हो, कि एक आतंकवादी एक बड़ा सा रेफ्रिजरेशन ट्रक उसने लोगों के ऊपर चला दिया था, जिसमें 86 लोग मर गए थे। बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस, अगर आपको याद हो, वो पूरे विश्व में वो खबरें उस समय चल रही थी और किस तरह के विजुअल्स, भयानक विजुअल्स हर जगह देखने को मिले थे। तो ये वही शहर नीस है। अब ये घटना को फ्रांस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक आतंकवादी घटना का रूप दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें मर्डर की इंक्वायरी की जाएगी कि किस तरह से इस्लामिक टेररिज्म अब फ्रांस में फैल रहा है। आपको ये भी बता दें कि ये घटना ठीक कुछ दिनों के बाद हुई है जब सैमुअल पेटी, जो शिक्षक थे जिनका गला काटकर जिनको मार डाला गया था क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जो कार्टून्स थे वो उन्होंने अपने क्लासरूम में दिखाए थे। लेकिन अब आपको ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी होगा कि जो चार्ली हेब्दो का जो केस था, वो उसका जो ट्रायल है, उसका जो मुकदमा है, एक बार फिर से रीओपन हुआ है और अब ये मुकदमा अगले 1.5 से 2 महीने चलेगा, जिसमें करीब 150 विटनेसेस और 150 एक्सपर्ट्स से पूछताछ की जाएगी। और फ्रांस के इतिहास में ये एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है जिसे फिर से खोला गया है। अब आपको बता दें कि फ्रांस इस समय 1 महीने के लॉकडाउन की तैयारी में लग गया है और उसी समय ये घटना हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि लोग ऑलरेडी कितने परेशान हैं और उस बीच ये जब घटना हुई है तो लोगों के मन में डर, लोगों के मन में गुस्सा, एंजाइटी, और किस बात के लिए? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही गई है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात कही गई है। अगर आप इमैनुअल मैक्रोन की कोई जो कुछ स्टेटमेंट्स आप देखें तो उन्होंने कहा है कि ही विल प्रोटेक्ट द राइट टू कैरिकेचर प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद के जो कार्टून्स को वो सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं और वो कहते हैं कि इस राइट को मैं हमेशा इसके लिए लड़ूंगा, उसको प्रिजर्व करूंगा। वहीं पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज और जो मुस्लिम देशों के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि नहीं, ये तो रिलीजियस असहिष्णुता का मामला है और वो इसे किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर मुस्लिम देशों में बहुत गुस्सा है, यहाँ तक कि जो फ्रांस के जो उत्पाद हैं उनको बहिष्कार करने का निर्णय सारे देशों ने मिलकर ले लिया है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि किस तरह से इसका बहिष्कार किया जाए। तो इतना गुस्सा इस समय रेडिकल इस्लाम के लिए है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस्लाम के ऊपर हमला हो रहा है, मुस्लिम देशों का ये मानना है। लेकिन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी रेडिकल इस्लाम और जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको हटाने के लिए भी बहुत सारी गतिविधियाँ की हैं। जैसे कि आपको बता दें, उन्होंने रेड्स बहुत सारे कंडक्ट किए, कुछ मस्जिदों को बंद किया गया, कुछ मुस्लिम एड ग्रुप्स हैं उनको डिसबैंड किया गया है, ये कहते हुए कि ये रेडिकल इस्लाम है, रेडिकलाइजेशन वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं उनको बल मिल रहा है और उसको हवा देने वाला है सोशल मीडिया। तो किस तरह से सोशल मीडिया और फंडामेंटलिस्ट ताकतें मिलकर कितना पोलराइजेशन, कितना रेडिकलाइजेशन और कितना विभाजन सोसाइटी में कर सकते हैं, ये इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। भले ही जिन खंभों पर ये लड़ाई हो रही है वो सही हो, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने आप में एक पिलर है जिसके लिए लोग पूरे विश्व में इस समय लड़ाई कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इमैनुअल मैक्रोन जो बात कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन जिस तरह से जो शांति बहाली नहीं हो पा रही है, जिस तरह से लोगों के मन में घृणा और जिस तरह से मन में लोगों के हेट्रेड बढ़ रहा है,
वो चिंता की बात है। और लॉकडाउन के बीच में एक ऐसी वारदात अगर अंजाम लेती है तो वो वाकई में एक चिंता का एक विषय है। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरह से इमैनुअल मैक्रों शांति बहाली के लिए काम करते हैं, किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं। क्योंकि जो नीस की मेयर है, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपको कोट करके बताऊंगी। उन्होंने कहा है कि इनफ इज़ इनफ, इट्स टाइम नाउ टू परमानेंटली एनहाइलेट इस्लामो-फैसिज्म फ्रॉम आवर कंट्री। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि ये इस्लामिस्ट फैसिज्म का मामला है और अब बहुत हो चुका, अब इसको खत्म करने की बारी आ गई है। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रांस के ऑफिशियल्स और फ्रांस की सरकार की तरफ से अगर आता है तो वो अपने आप में ये दिखाता है कि वहाँ की सरकार का दिशा निर्देश अब किस दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, घृणा, गुस्सा और ऊपर से अगर सरकार का इस चीज़ को हटाने में पूरा सहयोग होगा तो वहाँ पर हिंसा की वारदातें बढ़ेंगी। तो फ्रांस बनाम मुस्लिम देश, इस समय ये लड़ाई पूरे विश्व में चल रही है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन अब इमैनुअल मैक्रों को देखना होगा कि इस चीज़ से ये कैसे डील करेंगे और ऐसी फंडामेंटलिस्ट ताकतों के लिए क्या हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा ये सवाल है। आपके मन में अगर आप कुछ इस पर लिखना चाहते हैं तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आज के एजेंडा में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @neelu317 पर। बताइएगा आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा। जब आप हमें लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सत्य हिंदी पर बने रहेगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।